हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे प्लस टू क्लास के टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन के एमसीक्यूज की। मैं हूं लखविंदर और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जिन बच्चों ने पहले इस टॉपिक की बेसिक की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस वीडियो को पहले देखें, फिर ये आपको अच्छी तरह से पता चल पाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि वो क्वेश्चन ही डालूं जो आपको पता होने जरूरी चाहिए, जहां आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास कोई दो सेट दिए होंगे जैसे ए एंड बी, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इज, इसका भी वही फार्मूला होता है। जैसे हमको वो पूछ रहा है कि यार मेरे पास दो सेट अगर दिए हों तो उसमें से रिलेशन कितने बन पाएंगे। तो 2 की पावर mn कर दो। ये mn क्या है, हमने बेसिक में भी बताया था कि इसको m ले लो, सॉरी यहाँ पे a, इसको n ले लो। ठीक है, तो जब हम 2 की पावर m और n करेंगे, जब मल्टीप्लाई में होते हैं दोनों, ठीक है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसके एलिमेंट हैं 3, इसके एलिमेंट हैं 2, तो हमारे पास 2 की पावर 6 आ गई। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा, राइट आंसर इज 64 बी। ओके, इफ आर ए एंड बी एंड ए में ये एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 एंड बी सेट में हमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, then the number of mapping from A to B is। देखो, काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि मैपिंग जब उसने वर्ड यूज किया हो तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर A एंड B दो सेट दिए हों तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। तो वो डायरेक्टली फंक्शन नहीं लिखेगा, तो वो लिख देगा कि मैपिंग कितनी होगी, तो उसका भी मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, इसको याद कर लो आप। तो ये भी सेम ही होता है कि इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट हम ए में ले लेते हैं, हमारे पास 4 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट आर 3। इसको जब लिखते हैं तो 3 की पावर 4, मतलब कि हमने इसको बी को एन बोला था ना, इसको ऐसे लिख लो, n की पावर m, 3 की पावर 4 हो गया। तो राइट आंसर इज बी, 3 की पावर 4। इफ a and b, if n a multiply b is 45, then number of element in a cannot be बोला है उसमें, जी इसको ध्यान में रखना। पहले तो मैं ये बता दूं कि यार ये ना जो इक्वल होता है हम लिख लेते हैं ऐसे। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम दोनों का प्रोडक्ट करके उसमें एलिमेंट्स काउंट करेंगे वो हमारे इक्वल ही आएंगे जब हम ए के एलिमेंट जितने होंगे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बी के एलिमेंट के साथ जितने भी दिए होंगे। ठीक है, तो वो हमारा आंसर आ रहा है 45। तो एक बात तो अंडरस्टूड है कि हमारा जो 45 आ रहा है, ये इनमें से कोई भी नंबर देख लो उसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, देखो हम 15 को करेंगे, ये उसका फैक्टर होगा, तो ये आंसर तो हो सकता है क्योंकि 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा हमारे पास। 17 के साथ नहीं आएगा, ओके 5 के साथ भी आ सकता है, 9 को 5 से करेंगे, इसके साथ भी आ सकता है। तो एक ही बचता है, राइट आंसर इज बी, 17। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ ए हैज 6 एलिमेंट्स देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रिलेशन ऑन ए। अगर हमारे पास ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स दिए हो तो उसके रिलेशन में कितने एलिमेंट दिए होंगे, ये पूछ रहा है। तो हम इसको याद रखेंगे, b की जगह मैं a ही डाल लेता हूं। ठीक है, a मल्टीप्लाई a, मेरे पास नंबर आ जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में जितने एग्जिस्ट करेंगे उसके रिलेशन में। तो ए सेट में कितने नंबर हैं, 6 नंबर है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर इज
36। सेकंड पूछ रहा है कि द रिलेशन हैज द सेम फादर ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रंस इज। ओके, कि आप चिल्ड्रंस का एक सेट ले लो, कितने भी उसमें चिल्ड्रन ले सकते हो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, यू विश, उसका फादर सेम है। ये आपने याद रखना है कि उसका फादर, जितने भी चिल्ड्रन लोगे सेट में, उसका एक ही फादर होगा। ओके, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चिल्ड्रन लोगे उसके साथ रिलेशन लगाएंगे तो वो आर से बिलोंग करना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव की निशानी होती है ना, कि ए और ए आ जाए तो वो रिलेशन को बिलोंग कर जाए। वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी चाइल्ड हैं उनका फादर एक है। तो कोई भी मैं बच्चे को उठा लेता हूँ, दोबारा फिर उसको लिख लेता हूँ, उसको रिलेशन में डाल लेता हूँ, तो मेरे पास वो तो रजिस्टर करेगा ही, ठीक है ना। मैं सभी का ऐसे कर सकता हूँ, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा मेरा सेट। उसके बाद आती है बारी कि वो सिमेट्रिक भी होगा। देखो, जब मैं बोलूंगा कि ए और बी कोई 2 चाइल्ड मैंने उठा लिए, उसको सेट में जगह दे दी, ए और बी बिलोंग्स टू आर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं बी और ए बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ए और बी का फादर एक है, बी और ए का भी तो सेम ही रहेगा ना। ओके, तो हमारा रिलेशन इज सिमेट्रिक। उसके बाद बारी आती है रिलेशन इज ट्रांसिटिव की। देखो, रिलेशन इज ट्रांसिटिव तब होता है कि जैसे मैं ए बी तो रिलेशन में डाल लिए, ओके, उसमें मैं उसके बाद लिख लेता हूं कि बी और सी भी मेरे रिलेशन को बिलोंग करेंगे। मतलब कि अगर ए और बी का फादर सेम है, बी और सी का भी फादर सेम है, ये रिजल्ट तो भाई क्या कंक्लूजन देता है, ए और सी का भी फादर सेम ही होगा, तो ट्रांसिटिव भी होगा। जिस फंक्शन में इक्विवेलेंस भी आ जाए, सिमेट्रिक भी आ जाए, ट्रांसिटिव भी आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो राइट आंसर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव बोलना था, मैं इक्विवेलेंस बोल गया, उसकी जगह नोट कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, फिर वो ए सेट और बी सेट दिए हों अगर हमें, देन which one of the following is not a relation from A to B। मगर अगर हमारे पास A और B कोई 2 सेट दिए हों तो रिलेशन में कौन से नहीं आएंगे, ये पूछा है, नॉट, इसको ध्यान में रखना। रिलेशन में which one of the following रिलेशन A to B, A to B के रिलेशन कौन सा हमारे पास नहीं बनेगा, ये पूछा है। देखो, हमारे पास जब रिलेशन बनता है तो ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो ए सेट को बिलोंग करता है, जो बी होता है दूसरा एलिमेंट होता है वो बी सेट को बिलोंग करता है। तो मेरे पास इधर तो एक्स एक्स ही आ रहा है, एक्स मेरा ए को ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इधर ए और सी आ रहा है, ए और सी मेरा बी को बिलोंग कर रहा है, सो ये तो पार्ट होगा रिलेशन का। ये भी होगा क्योंकि इधर बाई बाई आ रहा है, इधर सी डी आ रहा है। ये भी होगा, इधर जेड जेड आ रहा है, ए डी आ रहा है, मेरा ए डी इस सेट में से है और मेरा जेड इस सेट में से है। मगर डी को अगर ध्यान से देखो, डी में हमारा आ रहा है जेड बाई और ए तो भाई बी का पार्ट है, ए का पार्ट नहीं है, सो राइट आंसर इज डी। इसको नोट करने फिर आगे करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आपको 2 सेट दिए हुए और भी, देन ये इसमें से कोई भी एक करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो जब हमारे पास a मल्टीप्लाई b के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हो वो सेम ही आएंगे अगर हम b मल्टीप्लाई a के काउंट करें। सो राइट आंसर इज b। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन f r2 are defined by this one। ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन r2 r है, मतलब पुट कर सकते हैं डोमेन में, वो भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और जो हमारे पास आएगा रेंज में वो भी
रियल नंबर ही आएगा। ऐसे उसने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये क्या होगा, ये पूछ रहा है कि ओनली वन वन होगा, ऑन टू होगा, जब मैनी वन होगा, जब कोई भी नहीं होगा। ठीक है, देखो जब हम देखते हैं कि डोमेन में अगर सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं और रेंज आएगी उसकी सभी रियल नंबर, इस फंक्शन में जब आप कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करोगे, पुट करके देखो, मैं -1 कर लेता हूं, -1 को करेंगे तो वही ये बन जाएगा 0। उसके बाद और कोई माइनस का पुट करो, जैसे -2 कर लिया, -2 तो 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसमें 1 भी पुट करके देखते हैं। फंक्शन में अगर 1 पुट करें तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, मतलब के 1 + 1 इज 2। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमने -2 पुट किया, -2 पुट करने के बाद हमारे पास 2 आंसर आया। जब हमने 1 को पुट किया तब भी हमारे पास 2 ही आया। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई ये फंक्शन 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास आ रहा है 2 टाइम्स, 1 को भी पुट करके 2 आ रहा है और -2 को पुट करने के बाद भी 2 आ रहा है, तो 1 तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो 1 तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं ऑन टू होगा या नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन हमारे पास इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे जो भी रेंज के एलिमेंट्स आएंगे उसमें कोई भी एलिमेंट अजिहा नहीं होगा जो नेगेटिव में आ जाए। तो भाई इसने तो बोला है कि रेंज में सभी एलिमेंट आने चाहिए। रेंज में तो हमारे नेगेटिव भी आने चाहिए और पॉजिटिव भी आने चाहिए, तो आएंगे अकेले ही हमारे पॉजिटिव में, सो ऑन टू भी नहीं हो सकता। ओके, मैनी वन हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 1 पुट करने पर भी 2 आ रहा है और -2 पुट करने पे भी 2 आ रहा है। सो एक ऑप्शन ही बचती है, राइट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि मैं इसको साफ कर देता हूं थोड़ा। Let A and B then the number of onto functions from A to B। ये वही हमने बेसिक की वीडियो में एक फार्मूला आपको बताया था। जब onto फंक्शन चेक करने हो, जब हम उस फार्मूले में पुट करेंगे तो आएगा हमारा 14। कभी कभार बच्चे इसको भी याद कर लेते हैं, जैसे 2 की पावर n - 2, काफी मैंने जगह पढ़ा है कि ऐसा भी लिखा होता है, मगर इसका आंसर ना हर बार करेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो आप वाजिब है कि वो वाला फार्मूला लगाएं जो आपको बताया है समीशन वाला, r की वैल्यू 1 और n -1 n -r NCR, और यहाँ पर आएगा भाई r की पावर n की पावर r। ओके, ठीक है ना, ये वाला फार्मूला लगाएं, इसको मत यूज करें। ठीक है, इसमें कभी कभार आ जाता है, इसको दोनों को लगाओगे तो 14 आ जाएगा, मगर हर बार नहीं आएगा, तो करेक्ट यही माना जाता है। ठीक है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है उसने, तो रेंज उसकी है, जो डोमेन है उसकी वो भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। गिवन द फंक्शन दिस वन। ओके, बताना है कि क्या होगा। ओके, जब देखो हमारे पास सभी रियल नंबर पुट कर सकते हैं डोमेन के, तो आंसर हमारे पास आएगा ओनली इंटीजर, फ्रैक्शन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ग्रेटर इंटीजर है। इसकी भी डेफिनेशन मैंने बताई थी बेसिक की वीडियो में। तो हमारे पास क्या होगा कि ये फंक्शन ऑन टू तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास तो कल इंटीजर ही आएंगे। इसने तो बोला है कि भाई डोमेन में हमारे सभी नेगेटिव भी आने चाहिए, पॉजिटिव भी, फ्रैक्शनल भी आने चाहिए, सभी नंबर आने चाहिए। तो फ्रैक्शनल तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ग्रेटर इंटीजर दिया हुआ है, तो ऑन टू तो नहीं होगा। 1 1 क्यों नहीं होगा, ये देखो
क्योंकि जब हम नंबर, मैं लाइन कोई ड्रॉ करता हूं, जैसे इधर मैं 0 लिख लेता हूं, इधर 1 लेता हूं, 1.2 मैं पुट करूंगा, 1.3 पुट करूंगा, कोई भी ऐसे आप पुट कर लो भाई, सभी का आंसर हमारे पास क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो जब हम कोई फ्रैक्शनल नंबर पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0 पुट। तो हम सभी नंबर कर रहे हैं मगर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उसकी जो मैपिंग है वो 0 के साथ लगेगी। ये तो कभी भी नंबर आएंगे नहीं फ्रैक्शनल, सो ये 1 भी नहीं हो सकता। राइट आंसर इज नाइदर 1 नॉर 1। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हमें f एंड g2 फंक्शन दिए हुए हों तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी। दोनों फंक्शन की कंपोजिशन के बारे में हमने बेसिक में बात की थी कि अगर हमारे पास f फंक्शन भी दिया हुआ हो और g फंक्शन भी दिया हुआ हो, सो राइट आंसर इज a। ये वाले हमारे पास उसकी कंपोजिशन ऐसे बनेगी। तो एक बार बेसिक की वीडियो देखना, फिर आपको पता चल जाएगा जिन बच्चों ने नहीं देखी है। तो आगे है द डोमेन फॉर द फंक्शंस f एंड g आर इक्वल, ओके, इज दिस वन, मतलब इनमें से वही आएगा। जब हमारे पास दो फंक्शन की डोमेन इक्वल दी हो तो दोनों फंक्शन को वही साथ में लिख सकते हैं, ऐसे इक्वल लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। x के लिए सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके रूट्स निकाल लेते हैं। x के लिए सॉल्व करना है, +2 के बच्चे हो भाई, इतना तो आता होगा। तो राइट आंसर इज b। जब इसके आप निकाल के देखोगे तो ये रूट्स आएंगे। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि अगर f फंक्शन दिया हो लॉगरिथम में, g फंक्शन भी लॉगरिथम में हो, दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल हो, मतलब के डोमेन इक्वल हो दोनों की, होल्ड फॉर x2। ये बोल रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो x क्या होगी, वो भी तो कॉमन होनी चाहिए ना, फिर हमें पता चलेगा। देखने में तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे होगा, मगर ये बिल्कुल ही सिंपल है। मैं बताता हूँ, मैं इसको ना साफ कर देता हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले f फंक्शन को सॉल्व करते हैं, ओके। इसने बोला है कि यार मेरे पास दोनों फंक्शन सेम है, ओके, f एंड g। तो मैं अगर f फंक्शन को लूं तो मेरे पास log बेस की पावर x की 2 और 25। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पहले इसको g बना देता हूँ। g फंक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, फिर हम x फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और फिर लिख सकता हूँ ये वाला, क्योंकि हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब हम बेस और इंडेक्स को लिखते हैं तो इंडेक्स डिवाइड बाय बेस कर लेते हैं, ठीक है। जब बेस कर लेंगे तो भाई इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, अगर इंडेक्स की पावर कोई हो तो वो आगे आ जाती है, ऐसे भी लिख लेते हैं। तो जब मैं इसको आगे कर लूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2 आगे आ गया, इधर भी 2 आगे आ गया, x रह गया। मैं 2 से 2 कटा देता हूँ, कैंसिल करवा देता हूँ, और इसको लिख लेता हूँ दोबारा से x की पावर 5। ये हमारा बन गया g फंक्शन। ये हो गया ना दोनों बराबर। जब इक्वल आ जाएंगे, एक बात मैंने और बतानी थी, वो है कि देखो इधर लॉग का जो बेस है हमारा वो 2 तरह का होता है। मैं इधर लिख देता हूँ कि अगर तो हमारा भाई लॉग हो, लॉग का बेस हो 10, इधर कुछ भी होगा इंडेक्स, तो इसको बोल देते हैं हम कॉमन लॉग। ये भी 1 मार्क्स में आ जाता है, कॉमन लॉग। अगर इसकी वैल्यू e हो, जब हम कुछ भी नहीं लिखते उसका मीनिंग होता है कि उधर e लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन। e की जो वैल्यू है वो 2 से लेकर 3 के बिटवीन आती है हमारी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, e की जो वैल्यू आती है 2 से 3 के बिटवीन ही आती है हमारी, ओके। तो अब हम देखते हैं कि यार x को जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो x की जो वैल्यू है, क्योंकि इधर स्केयर लिखा हुआ है, स्केयर लिखा है तो वैसे तो इसकी जब हम डोमेन लिखेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही लेंगे, है ना, सभी लॉग में आपको पता होगा।
तो जब मैं तो लिख लेता हूं, जब डोमेन ऑफ एफ लेंगे तो मैं रियल कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं, मगर इसमें 0 भी नहीं आएगा और 1 भी नहीं आएगा। -1 भी लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास स्केयर करूंगा तो 1 ही आ जाएगा, मगर मैं लॉग की बात कर रहा हूं तो डोमेन पॉजिटिव में होगी हमारी, है ना। तो जब मैं जी के डोमेन को देखता हूं, जी की डोमेन भी मेरे पास जी आने वाली है, इधर भी हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 भी नहीं पुट कर सकते और 1 भी नहीं पुट कर सकते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यार मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 2 से लेकर, क्योंकि 1 तो आ नहीं सकता और 0 नहीं आ सकता, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आना चाहिए। तो इन्फिनिटी को मैं क्लोज ब्रैकेट में लिख लेता हूं, 2 को मैं ओपन ब्रैकेट में, सॉरी इधर मैं दोबारा लिख लेता हूं, जैसे कि 2 और इन्फिनिटी ऐसे लिख देता हूं। क्लोज ब्रैकेट मैंने लिख दिया कि मेरा 2 आ सकता है, आएगा, क्योंकि 0 1 की पाबंदी है, मुझे 2 की तो नहीं, उसके आगे तो मैं लिख सकता हूं। इन्फिनिटी कभी भी नहीं लिख सकते हो, तो इसमें ओपन ब्रैकेट ही आती है। तो 2 से इन्फिनिटी आती है, आना चाहिए मेरा आंसर। तो जब हम देखेंगे x की वैल्यू को तो भाई r तो नहीं होगी सभी रियल नंबर और 5 भी नहीं होगी, नन ऑफ दीज में सोचते हैं थोड़ा। देखो जब हम करेंगे, इसने बोला है कि यार 0 से इन्फिनिटी हमारी x की वैल्यू आ जानी चाहिए, मगर 0 भी नहीं आएगा और इन्फिनिटी भी नहीं आएगा, और साथ में लिखा है कि 1 भी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यही होगा कि भाई 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आ जाना चाहिए। सो राइट आंसर इज बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 14th क्वेश्चन है हमारे पास, वो बोल रहा है कि f एंड g अगर 2 फंक्शन हो डिफाइन एज जैसे, देन द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस, मतलब कि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है अगर ये दिया हुआ हो। ये क्या है कि हमारे पास कॉम्पोजिशन है 2 फंक्शंस की, ये 10 के इक्वल आ रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मैं g फंक्शन के बीच f फंक्शन को रख लेता हूं। तो f फंक्शन मेरा क्या है, ये है। मैंने क्या किया कि g फंक्शन के बीच f फंक्शन को पुट कर लिया। तो इसको जो वैल्यू आ रही है मेरी, मतलब कि इसको मैं g फंक्शन में डाल देता हूं, मतलब कि जितनी भी वैल्यू आएगी उसको x की रिप्लेस कर देंगे, x की जगह के ऊपर। ठीक है, जहां मेरी x आ रही है उसकी जगह पर j पुट कर दो। तो मैं लिख देता हूं x - 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये आ रहा था, +1। j वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, मेरी 10 के इक्वल आ रही है। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, मैं फार्मूला लगा देता हूं ना, तो फिर आ जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे, सो राइट आंसर इज डी। उसके बाद पूछ रहा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इसके लिए थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास 2 कंपोजिशन फंक्शन दिए हुए हो, गॉफ दिया हो खास तौर पर, तो जो 1 1 हो तो हमारे पास f फंक्शन 1 1 होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट दिस वन इज इम्प्लाइज। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हमने कॉपीज वगैरह में देखते हैं कि ये साइन को ना ऐसे डाल देते हैं, जैसे =2 को करते हैं, =2 की जगह को इसको डाल देते हैं। ऐसे नहीं करना होता, जब इसकी जरूरत पड़े तो तभी इसको लिखना होता है। जब इसको लिखेंगे गॉफ इज ऑन टू, देन इम्प्लाइज क्या होगा हमारा, g इज ऑन टू। सो इसने क्या पूछा है कि राइट कौन सा होगा हमारा ना, तो b को बोल सकते हैं, क्योंकि गॉफ हमारा 1 1 होगा, तो f भी हमारा 1 1 आएगा। सो राइट आंसर इज b। 16 क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर f फंक्शन दिया हुआ हो डिफाइन बाय दिस y, देन fx इज क्या होगा हमारे पास, fx ये पूछ रहा है। देखो जब हमारे पास उसने डोमेन दी है कि 0 से इन्फिनिटी आप पुट कर सकते हो, जो आपके पास कोड मेन आएगी दूसरी जगह का सेट है, वो उसमें 0 से लेकर 2 तक ही हमारे पॉइंट आने चाहिए, उसके आगे ना पीछे कुछ नहीं आना चाहिए। जब हम इसमें कोई भी नंबर पुट कर लेते हैं, जैसे आप 0 को पुट करो, क्योंकि 0 पुट कर सकते हैं ना, इधर क्लोज ब्रैकेट है हमारी, 0 को पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, हमारा इधर भी 0 था। जब हम 1 पुट कर लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है, वो भी होगा।
उसके आगे जो भी नंबर आप पुट करोगे, जैसे 2 को पुट कर लो, 2 को पुट करने से क्या होगा, देखो इधर 4/3 ये फ्रैक्शन में आ गया। तो जब मेरा नंबर कोई भी फ्रैक्शन में आएगा बट 2 मेरा नहीं आ सकता, मतलब कोई भी नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पुट करो हमारा 2 नहीं आएगा, बाकी सब कोई भी नंबर पुट करके देखो आप आपके फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हमारी कोई कोड मेन में कोई एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, जैसे 2 की कोई भी प्री इमेज इधर नहीं बनेगी हमारी, खाली रह जाएगा ऐसा बोल सकते हैं। तो जब खाली होता है तो उसको भाई क्या बोलते हैं, नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारा नॉट ऑन टू होगा। इसमें भी नॉट ऑन टू आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, जे भी हो सकता है, जे भी हो सकता है और जे भी हो सकता है। इसमें तो बोल रहा है ऑन टू है और बोथ है, ये तो नहीं हो सकते दोनों। उसके बाद वन वन चेक कर लेते हैं कि यार फंक्शन वन वन है, जब हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट करेंगे तो हम जो भी नंबर पुट करेंगे उसकी जो इमेज आएगी वो और किसी नंबर की नहीं आएगी। कोई भी पुट करके देखो, 0 की 0 आ रही है, 1 की भी 1 आ रही है, 2 पुट करेंगे डिफरेंट आएगी, 3 पुट करेंगे और आएगी कोई। तो हमारे जो नंबर हैं उनकी डिफरेंट इमेज ही एग्जिस्ट कर रही है। सो इट इज 1 1। सो राइट आंसर इज ए। चलते हैं आगे हमारे 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 में बोल रहा है कि अगर हमारे पास f फंक्शन दिया हुआ हो लाइक दिस, देन द फंक्शन इज, क्या होगा भाई, ऑन टू होगा, 1 1 होगा या कोई नहीं होगा, ऐसा उसने पूछा है, ये बताना है। इस क्वेश्चन में जो मेन प्रॉब्लम है वो मॉडुलस की है। ठीक है ना, मॉडुलस होने के कारण हमें फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा कि हम फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, जब इसकी वैल्यू 0 जहां 0 से छोटी ना, तो इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। क्योंकि देखो जब भी वैल्यू इसमें 0 से कम डालोगे आप तो ये सेम ही हो जाएंगे, जहां 0 पुट करो, ठीक है ना, ये सेम हो जाएंगे। ऊपर 0 बन गई भाई, नीचे कुछ भी बन जाए तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास 0, जब 0 से बड़ी वैल्यू होगी तो इसमें मैं पॉजिटिव लिख लेता हूं और इसमें नेगेटिव लिख लेता हूं। ऐसे वैल्यू कोई भी है यार मेरे को, मतलब कोई भी वैल्यू बन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो हमको ये रिमेम्बर करना है कि जब भी 0 पुट करेंगे या 0 से कोई भी छोटा नंबर पुट करेंगे माइनस वाला, तो आंसर क्या आएगा सभी का 0। तो इसने क्या बोला है, r से लेकर r तक, मतलब कि पुट हम सभी नंबर कर सकते हैं, मगर हमारे पास जो माइनस वाले नंबर हैं सभी का आंसर क्या आएगा 0। तो फंक्शन भाई हमारा ऑन टू नहीं हो सकता, बन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी की जो इमेज है वो 0 ही आ रही है, वो एग्जिस्ट करेगी। तो और क्या हो सकता है, सभी की अगर 0 होगी तो उसको मैनी वन बोल सकते हैं। तो फंक्शन क्या होगा हमारा मैनी वन। तो इसमें तो मैनी वन नहीं है, सो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज, डी। ठीक है ना। फिर उसके आगे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि इनवर्स ऑफ इटसेल्फ अपने आप का इनवर्स कब होता है फंक्शन, जब मैं इधर लिख देता हूं, जब फंक्शन में या कंपोजिशन की फंक्शन में कोई भी नंबर पुट करें उसका आंसर वही नंबर आ जाए, तो ये हमारे अलजेब्रिक के केस में होता है। अलजेब्रिक की फॉर्म फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक्सपोनेंटल में तो होएगा ही नहीं, तो नन ऑफ दीज में नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है। तो राइट आंसर इज ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा एक f फंक्शन दिया है, एक g फंक्शन दिया है और दोनों की कंपोजिशन इनवर्स बनेगी। इनवर्स में जो j लिखा होता है b, ये डोमेन ऑफ g होता है, मतलब कि डोमेन ऑफ हमारी, क्योंकि इधर b लिखा हुआ है, b क्या था हमारी डोमेन ऑफ g है। ठीक है, तो ये डोमेन ही होता है। डोमेन किसकी होता है, g फंक्शन की आएगा। ठीक है, जब हमारे पास ऐसे लिखा हो तो इसके लिए थोड़ा रिमेंबर रखना पड़ता है। रिमेंबर क्या है कि
अगर हमारे पास कॉम्पोजिशन करनी हो दो फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शन इस की डोमेन आई हो, या इनवर्स फंक्शन की डोमेन आई हो, ऐसे बोल सकते हो। इसमें डोमेन ए लिखा है मैंने नीचे, इधर बी लिखा था, इधर ए लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, डोमेन ऑफ आई फंक्शन की ए, तो डोमेन क्या आ रही है मेरे पास, ए आ रही है। इसमें से डोमेन कौन सी, एक ए होगी एक बी होगी। तो एफ फंक्शन की डोमेन मेरी जो होगी वो ही मैं इस फंक्शन में पुट कर सकता हूं। तो मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ फंक्शन इंजेक्टिव एंड जी फंक्शन सुरजेक्टिव। 1 का मतलब होता है इंजेक्टिव, ऑन 2 का मतलब होता है सुरजेक्टिव। इसको रिमेम्बर करना, ठीक है। अगर ए और सॉरी एफ ऑफ जी गॉस फंक्शन हमें दिया हुआ हो आई बी, मतलब कि डोमेन, जैसे इस फंक्शन में पूछ रहा था डोमेन ऑफ आई फंक्शन, इधर मैंने बी लिखा है। बी किसकी डोमेन है भाई, जी की है। तो मैं क्या लिखूंगा, डोमेन ऑफ जी फंक्शन, उसके इक्वल आएगी वो डोमेन जो जी फंक्शन है इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये होगा तो हमारे पास एफ सुरजेक्टिव हो सकता है, जी क्या हो सकता है हमारा इंजेक्टिव। सो राइट आंसर इज डी। तो साथ में इसको भी रिमेंबर रखो, ये भी 1 मार्क्स में पूछ सकता है, कभी हमारे आ सकता है। जैसे कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब कि जब हम कॉम्पोजिशन करेंगे एफ ऑफ जी की कर लो चाहे जी ऑफ एफ की कर लो, ये इक्वल हमारी नहीं आने वाली, ठीक है। जो कॉम्यूटेटिव लॉ होता है वो इसमें होल्ड नहीं करता होता है। उसके बाद के कॉम्पोजिशन फंक्शन में एसोसिएटिव लॉ जरूर होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि 3 फंक्शन दिए होंगे, जैसे एफ ऑफ जी के साथ किसी एच की भी कॉम्पोजिशन कर लें, जो भी फंक्शन बनेगा वो सेम आएगा जब हम एच जी ऑफ एच की पहले करेंगे, बाद में उसकी एफ के साथ भी कॉम्पोजिशन कर दें, तो ये दोनों ही हमारे सेम आएंगे। इसको नोट करें प्लीज। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो देखते रहें हमारे चैनल को, तो अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।